आप सबों का आसान बिहार बोर्ड में स्वागत है। चैप्टर का नाम है बहादुर और अध्याय है 6। और इसमें क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। पिक्चर को ध्यान से देखो। बहादुर है, नेपाल का फोटो है और देखने में ये एक नौकर लग रहा है। एक बहुत अच्छी कहानी है। जब सैम मानेक साहब को पूछा गया था गोरखाओं के बारे में, जो कि नेपाली होते हैं, तो उन्होंने कहा था अगर कोई मुझे ये कहता है कि मैं मरने से नहीं डरता हूँ तो या तो वो गोरखा है या तो वो झूठ बोल रहा है। तो उस पर मैं बाद में जाऊंगा, तुम्हें मौका मिलेगा तो तुम वो मूवी देखना। हालांकि वो मूवी देखने के बाद ये डायलॉग प्रचलित हुआ, लेकिन मैं पहले से इस डायलॉग को जानता हूँ। तो हम लोग बिना किसी देरी के क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमें समय नहीं गंवाना है क्योंकि हमें बहुत कुछ पढ़ना है। याद रखना, मैं फिर से कह रहा हूँ, पढ़ना तो पड़ेगा। तुम अगर चाहते हो इस देश की जनसंख्या, जिसकी जनसंख्या 1 अरब 20 करोड़ के आसपास है, उसमें से तुम अलग हट करके उसका नेतृत्व करो, तो तुम आधा घंटा और 10 मिनट 15 मिनट पढ़ के या किसी भी क्षेत्र में 10 मिनट 15 मिनट काम करके तुम उनका नेतृत्व नहीं कर सकते हो। ठीक है, उस भीड़ में से तुम अलग नहीं हट सकते हो, तो तुमको मेहनत करना ही होगा। ये बात अपने दिमाग में अच्छे तरीके से डाल लो। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। और हा हा ही करके, ठीक है, नौटंकी करके, गला में गमछा लगा करके, ये सबसे कुछ नहीं होने वाला है। थोड़ा देर के लिए वो मनोरंजन लगता है। ठीक है, इंटरटेनमेंट करना बहुत जरूरी है। पढ़ाई को जो है मजे लेके पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़ाई को मजाक नहीं बनाना चाहिए। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, मजे लेकर के बच्चों पढ़ो। मजे नहीं लोगे तो पढ़ने में मजा नहीं आएगा। पढ़ने में मजा लेने के लिए मजे लेकर के पढ़ना बहुत जरूरी है, बट पढ़ाई को मजाक मत बनाओ है ही करके। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन? लेखक को क्यों लगता है कि जैसे उस पर एक भारी दायित्व आ गया? लेखक है, कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, तुम पढ़ सकते हो। बहादुर और मछली मेरे ख्याल से दोनों इंटरेस्टिंग कहानी है। सेन साहब वाला भी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो देखो, लेखक के घर की परिस्थितियां ऐसी बन गई थी कि उन्हें नौकर की आवश्यकता अनिवार्य लगने लगी थी, क्योंकि काम ज़्यादा बढ़ गया था। उनकी पत्नी काम कर नहीं पा रही थी। तो नौकर की खोज और उसके गुण धर्मों को लेकर चिंतन ने लेखक पर एक गंभीर जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया था। अभी मुझे भी एक ड्राइवर रखना था अपने लिए, ठीक है। तो अब जो मुझे वो चलाने के लिए चाहिए, तो मुझे काफ़ी बात हो रहा था कि वो नशा नहीं करता हो, ईमानदार हो। तो वो सारी चीज़ें होती है जब हम किसी व्यक्ति को रखते हैं। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वही हो गया था। इसी कारण लेखक को लगा कि उन पर एक भारी दायित्व आ पड़ा है। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखो, ऑब्जेक्टिव में पूरे कहानी का जो है सारांश करके मैंने व्याख्या किया हुआ है। तुम ऑब्जेक्टिव के प्लेलिस्ट में जाओ, पहले उसको देख लो, देन तुम सब्जेक्टिव को पढ़ो। अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन कीजिए। जब पहली बार बहादुर लेखक के घर में आता है तो उसको आप अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। गरीब था, है ना। देखो, बहादुर लड़का का क्या नाम था? बहादुर। जो लेखक के समक्ष खड़ा था, अपनी पलकें झपका रहा था। उसकी उम्र लगभग 12 या 13 वर्ष की थी। हमने उसकी आंख के बारे में चर्चा किया, फिर उसकी उम्र के बारे में चर्चा किया। फिर उसका कद क्या था? नाटे कद का था, लेकिन उसका शरीर चौड़ा। जो नाटा होता है उसका शरीर चौड़ा होता है, और मुंह क्या था? चपटा था, क्योंकि वो क्या था? नेपाली था। त्वचा का रंग गोरा था। उसने आधी बाह की सफेद शर्ट और सफेद शॉर्ट्स पहन रखे थे, साथ ही भूरे रंग के पुराने जूते भी। उसके गले में स्कर्टों की भांति एक रुमाल बंधा हुआ था, यानी वो हीरो था। ऐसे भी हीरो लोग क्या होते हैं? बहादुर होते हैं। तो क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या है प्रश्न नंबर 3? क्या है प्रश्न नंबर 3? लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया था? पहला क्वेश्चन क्या था? लेखक किस दुविधा में था, उसको नौकर रखना था। अब सवाल है कि वो जो दुविधा थी वो क्यों उत्पन्न हुई, क्यों लेखक को लगा कि नौकर रखना जो है बहुत आवश्यक है। तो चलो देखते हैं। उसके भाइयों के घरों में
नौकर की व्यवस्था थी। अब ऑब्वियस बात है, तुम्हारे पड़ोसी के यहाँ अगर वो व्यवस्था होगी और तुम्हारे यहाँ नहीं होगी तो तुमको दिक्कत होगा। उससे क्या हुआ, उसकी जो भाभियां तो वो संपूर्ण दिन आराम से विश्राम कर पाती थी, मानो वो रानियां हो। लेकिन इसके घर में नौकर नहीं था तो इसकी पत्नी काम करती थी। दूसरी ओर लेखक की पत्नी, क्या नाम था, निर्मला, घर के कामों में इतनी व्यस्त रहती थी कि उन्हें थकान महसूस होती थी। अंत में अब चूंकि निर्मला अस्वस्थ भी रहती थी, अब वो क्या हुआ, बीमार भी रहने लगी। तो जब बीमार रहने लगी तो घर का काम कैसे होगा। तो घर के काम के लिए लेखक को लगा कि उसके लिए नौकर रखना अत्यंत आवश्यक हो गया था। क्लियर हो गया, प्रश्न नंबर 3 भी क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। अब हम किधर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 की ओर। साले साहब से लेखक को कौन सा किस्सा असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा। उसका जो साला था उसने एक किस्सा सुनाया। तो कहता है, लेखक को साले साहब से नेपाली युवक बहादुर को अपने घर से फरार होने की घटना का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनने को मिला। ये जो लड़का था बहादुर, ये घर से भाग गया था और इसी घटना को काफी विस्तार पूर्वक उनका साला सुना रहा था और लेखक को सुनना पड़ा। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। बहादुर जो लेखक के यहाँ आया वो अपने घर से भाग कर आया था। तो सवाल है क्यों भाग कर आया था। बहादुर की जो माँ थी उसे बहुत मारी थी। क्यों, एक दिन भैंस के कारण उसकी माँ ने उसे मार मार कर अधमरा कर दिया था। उसी गुस्से में वह अपने घर से भाग आया। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। 5 क्लियर समाप्त। अब हम आते हैं 6 की ओर। बहादुर का जो नाम था वो था दिल बहादुर। उसमें से दिल शब्द को क्या कर दिया गया था, उड़ा दिया गया था। तो कहता है, विचार करें, सब बहादुर के नाम से दिल शब्द को निर्मला ने उड़ा दिया था। पहले तो कौन उड़ाया उसके बारे में लिख दिया। क्यों ऐसा की थी उसने, क्योंकि निर्मला को बोलने में या उनको बुलाने में कम समय लगेगा। दिल बहादुर बोलती तो बड़ा नाम था, ज्यादा समय लगता, इसलिए उसने क्या किया, दिल शब्द को उड़ा दिया ताकि उसको कम समय लगे। क्लियर हो गया। अब आते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। 100 प्रसंग व्याख्या करें, 100 प्रसंग व्याख्या करें। उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी, जैसे फूल की पंखुड़ियां बिखर गई हो। ठीक है, सबसे पहले कहां से आया है ये लिखेंगे। तो अमरकांत की प्रसिद्ध कहानी बहादुर से आया है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक से संग्रहित है। इसको लिखने में तो किसी को दिक्कत नहीं। जब भी ये कोई चीज व्याख्या करने आता है तो वह किस पाठ से लिया गया है और उसके लेखक कौन है, ये हमेशा लिखना है। यह वाक्य लेखक के घर में कार्यरत किसके बारे के लिए है, तो नौकर बहादुर के विषय में लेखक की संवेदनशील टिप्पणी को दर्शाता है। 2 नंबर मिल गया हमको। बहादुर जो लेखक के घर में नौकर के रूप में कार्यरत था, उसका स्वभाव अत्यंत हर्षित और आनंदित था। वह अक्सर हंसी मजाक करता और हंसता रहता था। इसी संदर्भ में लेखक ने उल्लेख किया है कि बहादुर की हंसी बहुत ही कोमल और मीठी थी। जब भी वह हंसता तो प्रतीत होता था कि जैसे फूलों की पंखुड़ियां इधर उधर बिखर जाती हो। वह इतना, उसका देखो, जो बहादुर था उसका स्वभाव हर्षित और आनंदित था। तो जब हर्षित लोग हंसेंगे तो कैसा लगेगा, लगेगा जैसे फूल गिर रहे हो। उसी चीज को लेखक ने लिखा है। क्लियर हो गया प्रश्न नंबर 7 को। अब आते हैं प्रश्न नंबर 7 का ख। 100 प्रसंग व्याख्या कीजिए। पर अब बहादुर से भूल गलतियां अधिक होने लगी थी। अब जो बहादुर था उससे गलतियां होने लगी थी। पहले तक तो वो ठीक था, तो जब गलतियां होंगी तो क्या होगा, उसके बारे में लोग खराब शब्द बोलेंगे। पहला लिख लिए, अमरकांत की विख्यात कहानी बहादुर से लिया गया है। इस वाक्य में लेखक ने अपने घरेलू नौकर बहादुर के प्रति परिवार के सदस्यों के बदलते व्यवहार के प्रभाव को चित्रित किया है। कब हुआ, जब उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा तो धीरे धीरे उसके काम में खराबी आने लगी थी। जब तक बहादुर को घर से लोगों का स्नेह और समर्थन प्राप्त था, तब तक उसके काम में निपुणता और सफलता थी। वो अच्छा काम करता है कब, जब तक तुम्हारे घर से तुमको सपोर्ट मिलेगा तो तुम अच्छी तरीके से पढ़ाई करोगे। पापा पैसा देना बंद कर देंगे
तो तुम्हारी पढ़ाई वहीं समाप्त हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ा सच है। तो जब तक स्नेह और समर्थन मिला तब तक तो उसके काम में क्या थी, निपुणता थी और सफलता थी। परंतु जैसे ही परिवार का व्यवहार उसके प्रति कठोर हो गया तो क्या होगा, तो अब उसके कामों में असावधानियां और त्रुटियां दिखाई देने लगी। इससे स्पष्ट होता है कि जब कोई काम अनिच्छा से किया जाता है तो उसमें गुणवत्ता की कमी आ जाती है। ये बहुत अच्छा लाइन है तुम्हारे लिए है। जब कोई काम अनिच्छा से किया जाता है तो उसमें गुणवत्ता की कमी आ जाती है। इसका क्या मतलब हुआ, अगर तुम अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो उसमें गुणवत्ता की कमी हो जाएगी, यानी तुम सीख नहीं पाओगे। मैं कितने भी अच्छी तरीके से क्यों ना पढ़ा दूं। ख खत्म हो गया, अब आ गया ग। अगर वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष हो जाता। देखो घर से भाग गया है बेचारा, लेकिन कुछ लेके नहीं गया है। कहाँ से लिया गया है लिख दिए। इसमें लेखक ने एक सरल और ईमानदार नौकर के घर छोड़कर जाने पर परिवार की विडंबना को दर्शाया है। उसको हे दृष्टि से देखा जाने लगा, मार पड़ने लगी, तो बेचारा ईमानदार था, एक दिन घर छोड़ के चला गया। गरीब था, वो घर छोड़ के चला गया तो लेखक को लगता था कुछ लेकर गया होगा तो बेचारा अच्छी बात है, लेकिन वो कुछ लेकर के नहीं लिया गया। बहादुर जो लेखक के घर में काम करता था उसका स्वभाव खुशमिजाज और परिश्रमी था, परंतु जब घर के लोगों ने उसके प्रति उपेक्षा दिखाई तो वह दुखी होकर के चला गया। फिर भी उसने अन्य नौकरों की भांति कुछ भी चुराया नहीं। लेखक इसी विशेषता के लिए उसके प्रति अफसोस जताता है। क्लियर हो गया। हमने पढ़ लिया, सत का गौ भी पढ़ लिया। आगे देखते हैं क्या है, सत का घ। यदि मैं न मारता तो शायद वह नहीं जाता, यानी बहादुर को मार पड़ी है। तो देखो कहाँ से लिया गया, लिख लिए। इसमें नौकर बहादुर के गृह स्वामी द्वारा मारे जाने के बाद घर छोड़कर भाग जाने की घटना का वर्णन है। कहानी में बहादुर नामक नौकर लेखक के घर में कार्यरत था, जो अपने काम बहुत मन लगा के करता था। ठीक है। हालांकि लेखक की पत्नी और बेटे द्वारा उसके प्रति दिखाई गई कठोरता के बावजूद वह सब कुछ सहन करता रहा, पर जब लेखक गृह स्वामी ने भी उसे मार दिया तब वह दुखी होकर घर छोड़ के चला गया। इस वाक्य के माध्यम से लेखक ने अपने नौकर के प्रति किए गए अन्याय पर पश्चाताप व्यक्त किया है। क्लियर हो गया, सत का घ हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। अब हम कहाँ आते हैं, प्रश्न नंबर 8 की ओर। कहता है काम धाम के बाद रात को अपने बिस्तर पर गए बहादुर का लेखक किन शब्दों में चित्रण करता है, चित्र का आशय स्पष्ट करें। जब बहादुर काम उम करने के बाद बिस्तर पर जाता है तो देखो, कहता है निर्मला उसको एक पुरानी और फटी दरी दी थी। ठीक है। वह अपने घर से एक चादर भी ले आया था, उसका वो उपयोग करता था। एक दिन काम से निवृत्त होकर वह घर के बरामदे में स्थित एक खंडित बसखंड पर अपना बिस्तर बिछाता। बिस्तर पर बैठकर वह अपनी जेब से एक गोल नेपाली टोपी निकालता और पहनता, जो एक और झुकी हुई थी। फिर वह एक छोटे आईने में बंदर की भांति अपना चेहरा निहारता और उसमें अपनी प्रसन्नता का प्रतिबिंब देखता। इसके पश्चात वो अपनी जेब से कुछ और वस्तुएं निकालकर उससे खेलता, गीत गाता और पुरानी स्मृतियों में खो जाता। इस दृष्टि से उसके बाल सुलभ हृदय की सहजता और निर्मलता का बोध होता था। लेखक ने इसके माध्यम से बाल सुलभ भावना और उसकी स्वतंत्रता की खुशी का चित्रण प्रस्तुत किया। देखो सोने जाता था, क्या करता था, सोने जाता था। तो जब वो सोने जाता था तो सोने के लिए चीजें चाहिए, तो वो उसको एक दरी था पास में, पुरानी और फटी दरी, जो कौन दी थी, निर्मला दी थी। ठीक है। इसके अलावा वो अपने घर से एक चादर भी ले आया था। जब वो सोने के लिए जाता, कहाँ सोता था, तो एक बसखंड था, वहां पर वो सोता था। जब वो सोता था तो पहले टोपी निकालता था और उसको पहनता था, फिर ऐना में बंदर की भांति अपना मुंह देखता था, फिर सोने से पहले गीत गाता था और पुरानी स्मृतियों में खोता था। क्लियर हो गया प्रश्न नंबर 8। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, प्रश्न नंबर 9। बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्यों पर कैसा प्रभाव पड़ा। देखो जब नौकर आया तो उसके घर पे कुछ प्रभाव पड़ा होगा, तो क्या प्रभाव पड़ा होगा, जैसे नौकर आएगा तो काम करना घर के सदस्यों का कम आ गया, तो सभी के कार्यों में क्या हो गई, कमी आ गई। घर अधिक
जब काम करने वाला व्यक्ति आ जाएगा तो घर साफ दिखने लगेगा और व्यवस्थित दिखने लगेगा। उसके बाद उसकी जो पत्नी थी निर्मला, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा हो गया। छोटा से छोटा कार्य के लिए भी बहादुर को पुकारा जाता था, चाहे वो पानी लाना हो या फर्श पर गिरी हुई पेंसिल उठाना। लेखक का एक पुत्र था, ज्येष्ठ बड़ा पुत्र था, जिसका क्या नाम था? किशोर। क्या नाम था? किशोर। उसने सभी कार्यों के उपरांत रात्रि में बहादुर से अपने पीठ पर मुक्का मरवाता था, यानी जतवाता था, पैर हाथ का मालिश करवाता था। तो क्लियर हो गया प्रश्न नंबर 9। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। कहता है, किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया? क्यों छोड़ा होगा? कोई ऐसा चीज हुआ होगा जो उसको पसंद नहीं आया होगा। तो बहादुर ने लेखक के घर को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वह लेखक के पुत्र द्वारा निरंतर पीटे जाने, घर की मालकिन द्वारा थप्पड़ मारे जाने और अंतः चोरी के निराधार आरोपों से त्रस्त आ गया था। पहले तो बेटा मारता ही था, फिर उसकी मालकिन भी थप्पड़ मारी और उसके ऊपर चोरी का इल्जाम भी लगा दिया गया, तो अंततः वो घर छोड़ के चला गया। अब आते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। बहादुर पर ही चोरी का आरोप क्यों लगाया जाता है और इस पर इस आरोप का क्या असर पड़ता है? देखो, बहादुर पर ही आरोप लगा, और जब आरोप लगा तो क्या असर पड़ा? क्यों आरोप लगा दिया? क्योंकि नौकर था, घर का सदस्य नहीं था, उस पर चोरी का इल्जाम लगाना आसान था। और फिर क्या हुआ? किसके द्वारा लगाया गया था? तो रिश्तेदारों लगाया गया था। और इस घटना का क्या प्रभाव पड़ा कि बहादुर जो वो अंदर से टूट जाता और अंत में वहां से चला जाता है। प्रश्न नंबर 11 समाप्त हो गया। अब आता है प्रश्न नंबर 12। घर आए रिश्तेदारों ने कैसा प्रपंच रचा और उसका क्या परिणाम निकला? चोरी का इल्जाम लगाया और बहादुर घर से चला गया, उसी बात को लिखा गया है। कितने रुपये की? 11 रुपये की। तो मेहमान की पत्नी का यह दावा था कि वह जो 11 रुपये है वो चारपाई पर रखी थी ताकि उसमें से कुछ रुपये का मिठाई खरीदे और शेष रुपया वो क्या कर दे? बच्चों को दे दे। जब भी कोई रिश्तेदार किसी के घर जाते हैं तो मिठाई लेकर के जाते हैं और कुछ पैसे उस घर के बच्चों को दे देते हैं, क्योंकि खाली हाथ किसी के घर जाना उचित नहीं समझा जाता। और ये सब आरोप किसके ऊपर लगा? चोरी का? बहादुर के ऊपर लगा। उसके बाद क्या परिणाम निकला? बहादुर अंततः घर छोड़कर चला गया और इससे क्या हुआ? लेखक के घर की प्रतिष्ठा भी धूमिल हुई। तो क्लियर हो गया। हमने प्रश्न नंबर 12 भी कंप्लीट कर लिया। अब हैं हम प्रश्न नंबर 13 पे। बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों हो रहा था? क्यों हो रहा था? क्योंकि बहादुर था एक कर्मठ, ईमानदार और हंसमुख नौकर था, और ऐसा व्यक्ति खोजने पर भी नहीं मिलेगा। और उसी व्यक्ति पे क्या किया गया था? झूठा चोरी का इल्जाम लगा दिया था, इसलिए घर के सभी व्यक्तियों को पछतावा हो रहा था। तो क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर 13 भी समाप्त हो गया। अब है प्रश्न नंबर 14। अब क्या है प्रश्न नंबर 14? बहादुर, किशोर, निर्मला और कथावाचक का चित्रण करें। सब व्यक्ति के लिए लिखना है, तो बहादुर के लिए लिखना है, पूरी कहानी जिसके ऊपर है तो हम लिख लेंगे। क्या था? अमरकांत का सेवक था, नौकर था, कहाँ से आया था? नेपाल भारत सीमांचल से आया था, हंसमुख था, ईमानदार था और मेहनती था। देखो ये कहानी, इसमें उतना सोचने का बात नहीं है, तुम इसको देख के उतार लो। जो समझने की चीजें हैं वो मैं तुमको बता रहा हूँ, जो रटने की चीजें हैं वो तुमको रटना पड़ेगा। सबके बारे में लिखा हुआ है, तुम थोड़ी देर वीडियो को पॉज करो और उसको उतार दो। क्लियर हो गया प्रश्न नंबर 14। अब आते हैं प्रश्न नंबर 15। निर्मला को बहादुर के चले जाने पर किस बात का अफसोस हुआ? तो देखो इसको समझते हैं। निर्मला क्या थी? एक संवेदनशील महिला थी। जैसे वो गई, संवेदनशील थी, तो उसके जाने के बाद उसको क्या हुआ? पछतावा हुआ। और क्यों पछतावा हो रहा था? क्योंकि बहादुर जब आया था तो उसके जीवन में काफी सुविधा मिली थी। ठीक है। दूसरा बात, पछतावा क्या हुआ? बहादुर पर ही चोरी का इल्जाम लगाया। और निर्मला क्या की थी? बिना सोचे समझे उस पर क्रोध की थी और उसको मारी भी थी। इसके बाद वो उसको अक्सर डांटती रहती थी। इससे क्या पता चला कि रिश्तेदार जो झूठ बोल रहा था और वास्तव में तो बहादुर चोरी किया नहीं था, और निर्मला मारी थी, तो निर्मला को अपने किए पर गहरा पश्चाताप हुआ। इसी बात का अफसोस। और दूसरा अफसोस क्या था? बहादुर जब गया तो बिना कुछ कहे के गया और कुछ भी साथ नहीं लेके गया था। बहादुर की मेहनती और ईमानदार प्रकृति को याद करते हुए निर्मला ने अपने द्वारा किए गए अनुचित व्यवहार के लिए खेद व्यक्त किया। तो क्लियर हो गया।
आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16। कहानी छोटा मुंह बड़ी बात कहती है, इस दृष्टि से बहादुर कहानी पर विचार करें। देखो, कहानियां अक्सर अपने संक्षिप्त रूप में गहरे और व्यापक संदेश देने की क्षमता रखती है। अगर ज़्यादा बातें लिखा हो तो उसे कोई नहीं पढ़ता है। बातें हमेशा छोटी होनी चाहिए और इफेक्टिव होनी चाहिए। तो छोटा मुंह बड़ी बात का अर्थ यही है कि एक छोटी सी कहानी भी जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को बड़ी से बड़ी सूक्ष्मता और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर सकती है। मुंह है छोटा लेकिन बात बोल रहा है बड़ा, यानी कहानी ऐसा हो, कहानी तो छोटा है लेकिन एक बहुत बड़ा बात प्रस्तुत कर सकता है। बहादुर इस धारणा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस कहानी में एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार के जीवन की जटिलताओं और विशेषताओं को बहुत ही संक्षिप्त में लेकिन गहराई से चित्रित किया गया है। तो क्लियर हो गया प्रश्न नंबर 16। अब बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 17 की ओर। अब सवाल है, बहादुर क्यों रखा, नौकर क्यों नहीं रखा गया? एक बहुत बड़ी बात होती है। देखो, वो नौकर नहीं था, वो बहादुर था। उसके ऊपर आरोप लगा लेकिन वो डर से स्वीकार नहीं किया। वो बोला कि हमने चोरी नहीं की है। ठीक है, तो इसलिए ये नौकर नहीं था, वह एक व्यक्ति था जो बहादुर था। शीर्षक जो होता है वो आत्मा की तरह होता है और उसके मर्म को व्यक्त करता है। किसके मर्म को? कहानी के मर्म को। दूसरा बात, शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो पाठक की जिज्ञासा को जगाए। बहादुर एक ऐसा शब्द है कि तुम पढ़ने के लिए उत्सुक हो जाएगा, आखिर ये बहादुर है क्या। ठीक है, इस कहानी में बहादुरता का पहलू क्या है? तो देखो, बहादुर व्यक्ति का चरित्र क्या होता है? उसमें ईमानदारी होती है, कर्मठता होती है, आत्मीयता होती है, त्याग होता है और स्वाभिमान होता है। और यहाँ जो नौकर है उसमें ये सारी चीजें हैं, और जो नौकर होता है उसमें ये सारी चीजें नहीं होती है, इसलिए इसका चीज जो है नौकर नहीं रखा। नौकर शब्द क्या है? एक व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का बोध होता है, जबकि बहादुर शीर्षक से उसके चरित्र की गहराई और उसके जीवन के संघर्ष की झलक मिलती है। इसलिए लेखक के बहादुर शीर्षक को चुना, जो कहानी के सार को अधिक प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता है। तो क्लियर हो गया, प्रश्न नंबर 17 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18, कहानी का सारांश प्रस्तुत करें। मैंने इसको खाली छोड़ा है, तुम जाओ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के प्लेलिस्ट में। जब तुम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पर जो बहादुर का है, जो फर्स्ट स्लाइड है, उसी को तुम उतार देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब है व्याकरण, और हमने क्या कहा था? सारे व्याकरण को हम एक साथ पढ़ेंगे, सारे मुहावरे को हम एक साथ पढ़ेंगे, तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी। तो आज के लिए इतना ही। ईश्वर तुम लोगों को सफलता प्रदान करे। धन्यवाद।